गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक। आज की वीडियो में मैं थोड़ा करने वाला हूँ इन्फॉर्मेटिव ब्लॉगिंग। डूज डोंट सब कुछ बताऊँगा, लेकिन ब्लॉगिंग स्टाइल में। तो हर दिन की बात ही आज के दिन भी मैं जा रहा हूँ त्रिवेणी संगम में स्नान करने। त्रिवेणी नोच पर जा रहा हूँ। आज मुझे थोड़ा सा भीड़ कम लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का भीड़ कम लग रहा है आए दिन से। आज है 5 फरवरी। तो चलिए हम लोग संगम नोच पर पहुँचते हैं और करते हैं त्रिवेणी संगम में स्नान। तो जी हम लोग त्रिवेणी उतर चुके हैं स्नान के लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जी स्नान करने के साथ ही हमारे सामने आता है मेरा फर्स्ट पॉइंट कि आपको पैदल चलने और भीड़ का सामना करने के लिए रेडी रहना होगा। अगर आप कुंभ जाना चाहते हैं पैदल लगभग आपको 7 से 8 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। वो आप माइंड में आपके बना के ही ले जाओ। और भीड़ तो डे बाई डे बढ़ते ही जा रही है। जैसे कि हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि पहले कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब माघ पूर्णिमा के बाद भीड़ कम होगा, बट वैसा दिख नहीं रहा है। तो भीड़ तो डे बाई डे बढ़ते ही जा रहा है। भीड़ का तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। और पैदल 60 से 8 किलोमीटर आप कहीं नहीं, आप ले करके चलो दिमाग में। आप सोचोगे कि व्हीकल मिल जाएगा तो व्हीकल के थ्रू चला जाऊंगा, तो व्हीकल का भी कुछ ऐसा सीन है कि भीड़ के अकॉर्डिंग कभी वो व्हीकल मेला क्षेत्र में चालू कर भी देते हैं, मोस्टली बंद भी रहता है। तो ये आपके लक पर डिपेंड करता है। और तो और अगर अगर जिस दिन आप जा रहे हैं मेले में और उस दिन अगर कोई वीआईपी आ गया, वीआईपी मूवमेंट हो गया, तो वो पता नहीं कौन कौन से पुल कौन कौन से रोड्स ब्लॉक कर देंगे। तो 7-8 किलोमीटर आपका 10 किलोमीटर भी पहुंच जाएगा। कुछ आप नहीं कर सकते। तो थोड़ा आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ पैदल चलने के लिए और भीड़ का सामना करने के लिए। अगर आप थोड़ा सा जो सोचते हो कि थोड़ा एक्सपेंस करने के लिए आप रेडी हो, थोड़ा पैसे खर्च करने के लिए रेडी हो, तो आपके लिए एक मैं ऑप्शन बताता हूँ। आप सिंपली चले जाओ, मतलब प्रयागराज के एक बोट क्लब है कीड़गंज, जो कि नैनी ब्रिज के पास में है। आप वहाँ पर चले जाओगे, वहाँ से आप बोट लो, बोट से आप स्नान करवा देंगे वो लोग संगम में। संगम में स्नान करने के बाद आपको फिर से बोट क्लब पे वो ड्रॉप कर देंगे। इससे आप पैदल चलने वाले जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको भीड़ का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हालांकि कुछ पैसे खर्च होंगे जरूर, लगभग पर हेड 1000-1500 भी आजकल चार्ज कर रहे हैं। वैसे ऑफिशियल रेट तो बहुत कम हुआ करता है, गवर्नमेंट का जो रेट है, बट मेले में वो कुछ भी चार्ज कर रहे हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना अच्छा बार्गेनिंग कर सकते हो। तो ऐसा है कुछ सीन। हाँ, मेले क्षेत्र में एक बाइक भी चलती है, बाइक से भी आप इधर से उधर जा सकते हो, कम्यूट कर सकते हो। लेकिन बाइक वाले भी मतलब मजबूरी का फ़ायदा तो उठाएंगे ही, क्योंकि मेले में ऑप्शंस बहुत कम है। तो एक दिन की बात है, मैं अपना ही इंसिडेंट बता देता हूँ आपको। मुझे जाना था, लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था। मतलब मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। अखाड़े उखाड़े भी उन दिन हुआ करते थे। अब तो अखाड़े काफ़ी सारे हट गए, कथा वथा भी जो चल रहा था बहुत सारे ख़त्म हो गया। तो उन दिनों अखाड़े वाले क्षेत्र में मैं सोचा कि 2 किलोमीटर का मुझे डिस्टेंस जाना था। मैंने एक बाइक वाले से पूछा कि भैया 2 किलोमीटर जाना है, आप पहुँच छोड़ दोगे क्या? उन्होंने कहा कि ठीक है, बैठो बैठो बैठो। पहले वो पैसे की बात नहीं करेंगे। फिर लेकिन मैंने पूछा कि भैया आप कितना लोगे? तो बोला कि ठीक है 800 दे देना। मैंने भैया बोला कि भैया 2 किलोमीटर जाना है, आप 800 मांग रहे हो? 2 किलोमीटर के कितने होते हैं? मैंने बोला कि 100-150 ले लेना, बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा। तो उसने मुझे कुछ ऐसा लुक दिया जैसे मैंने उसकी किडनी मांग ली हो। मतलब आप समझ सकते हो 2 किलोमीटर ये कितना होता है मेला में भैया। मतलब आपका मजबूरी है तो वो फ़ायदा उठाएंगे। खैर, ये प्रयागराज की बात नहीं है, हर जगह मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता ही है। ये है अकबर फोर्ट। वैसे तो इस अकबर फोर्ट को एक्सप्लोर करना अलाउड नहीं है, लेकिन इस फोर्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आप एज ए विजिटर जा सकते हो। सो विदाउट डूइंग एनी डिले चलिए हम लोग चलते हैं किले के अंदर। तो अकबर फोर्ट में हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन होने वाला है ये अक्षयवट का वृक्ष। तो ये अक्षयवट वृक्ष का हमारा दर्शन हो गया। एज द नेम सजेस्ट, एक ऐसा वट वृक्ष जिसका कभी भी क्षय ना हो, जो कभी भी खत्म ना हो। सृष्टि के निर्माण के समय कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ने इसका सृष्टि का संतुलन रखने के लिए इसका स्थापना करी थी। साथ ही साथ कहते हैं भगवान विष्णु ने इस जगह पर ही मार्कंडेय ऋषि को बाल मुकुंद स्वरूप में
मतलब दर्शन दिया था। साथ ही साथ भगवान श्री राम, सीता और माता और लक्ष्मण जी ने इस जगह पर ही अपने वनवास के दौरान इस जगह पर इस वट वृक्ष का पूजन किया था। साथ ही साथ जैन तीर्थंकर जो सबसे पहले तीर्थंकर हुए ऋषभ देव जी का इस जगह पर ही कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। खैर चलिए, दर्शन हम लोगों ने कर लिया इस वृक्ष का। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस अकबर फोर्ट के दूसरे डेस्टिनेशन पर, जो कि है पातालपुरी मंदिर। अकबर फोर्ट के अंदर ही हमारा दूसरा डेस्टिनेशन है, जो कि है पातालपुरी मंदिर। तो पातालपुरी मंदिर में हमारा दर्शन हो गया। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है सीढ़ियों के रास्ते। एक गुफा लगा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उस गुफा के ही रास्ते आप पहुंचोगे नीचे। तो नीचे में कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां वगैरह बनी हुई हैं, आप उनका दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर लगे हुए मैन्युस्क्रिप्ट में मैंने पढ़ा कि इस जगह का वर्णन चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग के किताबों में पाया गया है कि प्रयागराज में एक ऊंचे टीले पर ऐसा मंदिर है और इस मंदिर के पास ही एक काम्य कूप है, जिसे कहते हैं कि पाताल तक वो डेप्थ में जाता है और इसमें जो कूद करके सुसाइड करने वाला आदमी सीधे मोक्ष हो जाता है। ये सारे स्क्रिप्ट पे मैंने पढ़ा है। किले में एक गुरुद्वारा भी है, अगर आप चाहो तो इसमें भी दर्शन कर सकते हो। फिलहाल हम चलते हैं सरस्वती कूप। अकबर फोर्ट के अंदर हमारा जो तीसरा डेस्टिनेशन है वो है सरस्वती कूप। तो जी अभी मैं पहुंच चुका हूँ सरस्वती कूप। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एक ऐसा यहाँ पे कूप होगा जिसमें सरस्वती नदी बह रही होगी। आपको संगम वीडियो पे मैंने बताया था कि यहाँ पर आप गंगा जी और यमुना जी को आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और जो सरस्वती नदी है वो परोक्ष रूप से भूमि तल के नीचे नीचे बह रही हैं। तो इस जगह पर एक कुआं है जहाँ पर आप सरस्वती नदी के पानी को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो सरस्वती नदी हैं उनके उद्गम स्थल यानी कि माणा गांव के बाद इस जगह पर ही देखा जा सकता है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं आदि शंकर विमान मंडपम। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये एक साउथ इंडियन मंदिर टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर एंड देखते हैं क्या है ये अंदर से। यहाँ आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में मंदिर का रेप्लिका बना हुआ है। तो गेट भी वैसे ही साउथ इंडियन जैसे मूवीज़ में हम लोग देखते हैं ना, और ये सब देवी देवताओं को भी देखिए कुछ वैसा ही आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पर मेंशन भी है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है द्वार शक्ति और ऊपर में आई थिंक कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है द्वार शक्ति। मीनाक्षी देवी, मीनाक्षी टेम्पल है श्री विंध्यवासिनी कोटी। तो अभी हम लोग मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर हैं और गर्भगृह में यहाँ पर माँ कामाक्षी स्थापित है। ये है मंदिर का फर्स्ट फ्लोर का गर्भगृह और यहाँ पर तिरुपति बालाजी वेंकटेश स्वामी यहाँ पर स्थापित हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर महादेव के सभी ज्योतिर्लिंगों को भी दर्शाया गया है, जैसे सोमनाथ, विश्वनाथ, महाकाल और रामेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ। इधर देखिए केदारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन और कृष्णेश्वर, नागनाथ ज्योतिर्लिंग। सभी ज्योतिर्लिंगों को यहाँ पर दर्शाया गया है। मंदिर के सेकंड फ्लोर के गर्भगृह में आपको यहाँ पर भोलेनाथ का एक शिवलिंग देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा शिवलिंग है, इतना बड़ा मैंने अपने पर्सनल लाइफ में नहीं देखा आज तक। और यहाँ से आप देखिए प्रयागराज के महाकुंभ का टॉप व्यू। टेंट्स बने हुए हैं, कैंप्स बने हुए हैं, लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। शानदार व्यू है यार। ये सब पक्का रेप्लिका ही है ना, क्योंकि जितना मैं इसको छू करके देख रहा हूँ सब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लकड़ी का काम किया हुआ है। अगर रेप्लिका में इतना काम किया है भाई साहब, तो मंदिर में कितना ही करते होंगे साउथ इंडिया में। बस साउथ इंडिया में मैं ट्रैवल करूँगा, मेरा प्लान है। होप सब कुछ सही रहा तो फिंगर क्रॉस।
लेकिन काम इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया है, मानना पड़ेगा इस बात। तो जी आदि शंकर विमान मंडप में एक्सप्लोर करने के बाद अपन लोग पहुंच गए हैं डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर। आप मेरे पीछे शायद देख पा रहे होंगे 50 रुपीज़ की एंट्री टिकट इस जगह पर। तो चलिए टिकट लेते हैं। तो गाइस 50 रुपीज़ की एंट्री टिकट लेने के बाद भी हर जगह की तरह ही इस जगह भी हमें लाइन का ही सामना करना पड़ रहा है, जिगजैग लाइन्स। सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है, जिसने एक मूल धन्य परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जान वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाण में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रखी, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके एक बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धर्मांतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धर्मांतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहिनी रूप में अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। तो जी वीडियो जो हमें दिखाया गया उसमें हमें बताया गया कैसे देववधु संग्राम हुआ और समुद्र मंथन हुआ, कैसे विष निकला, कैसे अमृत निकला और कैसे अमृत की 4 बूंदें अलग अलग जगहों पर गिरी और कुंभ का तब से प्रादुर्भाव हुआ। डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर में कुछ ऐसे रियलिस्टिक विजुअल्स बनाए गए हैं जिन्हें देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। इस जगह पर कुंभ में किए जाने वाले रिचुअल्स को डिपिक्ट किया गया है। कई सारे लोग यहाँ पर कल्पवास करने, स्नान करने, ध्यान करने और दान करने आते हैं। इन सभी रिचुअल्स के ही इम्पोर्टेंस को इस जगह पर दिखाया गया है। डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर में ही आप वर्चुअली दीपदान भी कर सकते हैं। सेंटर में ही आपको आजाद भारत के पहले कुंभ की भी तस्वीर देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी आपको यहाँ कुंभ से रिलेटेड कई सारे पिक्चर्स और देखने को मिलेंगे। इस जगह पर नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के नक्षत्र और ग्रहों के दशा और दिशा का भी पिक्चर्स के माध्यम से दिखाया गया है। पिक्चर्स के माध्यम से हमें अपने चक्रों और कुंडलिनी शक्ति के बारे में भी कई सारी जानकारियां मिलती हैं। ओवरऑल ये जगह एक होलसम एक्सपीरियंस है। ऐसे एक्सपीरियंस आपको इंडिया में काफी कम जगहों पर ही देखने को मिलेंगे। श्रद्धालु संगम में स्नान करके अपने पापों का क्षय
और अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। इस शहर में ऋषि भारद्वाज का तपल स्थल भारद्वाज आश्रम, अमरता का प्रतीक अक्षय वट और कुंभवती अतालपुरी मंदिर भी दर्शनीय है। कुंभ दर्शन का समापन बड़े हनुमान मंदिर में होता है, जहाँ लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा श्रद्धालुओं को आशीष देती है। तो गाइस हम लोग डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर से बाहर निकले हैं। 50 रुपीज़ का एंट्री टिकट था, लेकिन ये टोटली वर्थ था। मैं बहुत ही हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं, गंगा स्नान करने के बाद आप इस जगह पर भी ज़रूर आएँ। मतलब टोटली वर्थ इट था भाई, आई विल हाईली रिकमेंड इट। तो हम लोगों ने डिजिटल महाकुंभ देख लिया। अभी दोपहर के लगभग 12 बज रहे हैं। लास्ट 5 दिनों से मैं महाकुंभ प्रयागराज में हूँ, लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी VIP मूवमेंट है। आज तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पर आए हैं, तो उनके लिए तो प्रोटोकॉल होना ज़रूरी ही है। एनीवेज, तो 5 दिनों से मैं प्रयागराज में हूँ लास्ट। अब हम लोग प्रयागराज को छोड़ने वाले हैं और एक नए जगह पर जाएंगे। वीडियो के एंड तक आपको पता चल ही जाएगा किस जगह पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होने वाला है कि मेला क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, ऑटो लेंगे और पहुंचेंगे प्रयागराज जंक्शन। वहां पर हम लोगों ने लॉकर में अपना सामान रखा था, तो उसको पिकअप करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे एक नेक्स्ट जर्नी की ओर। तो जी मुझे काफ़ी देर से भूख लग रहा था। मैंने सोचा कि स्टेशन जा ही रहे हैं तो स्टेशन के आसपास ही कोई होटल में थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। तभी मुझे रिलायंस फाउंडेशन का एक ढाबा दिखा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग खा रहे थे। फिर क्या, हम भी लग गए लाइन में और ले लिया अपना प्रसाद। प्रसाद काफ़ी टेस्टी था और चावल, दाल, छोले, पूड़ी, मीठा भी था एक कुछ। खाया, मज़ा आया। अब लग रहा है कि यहीं पर आराम कर लूँ, लेकिन हमें जाना है प्रयागराज स्टेशन। चलिए लेते हैं ऑटो और चलते हैं प्रयागराज स्टेशन के लिए। तो अब हम लोगों ने भंडारा खाया, तो चलिए हम लोग थोड़े खाने पीने के इंतजाम के बारे में भी जान लेते हैं कुंभ मेले में। वैसे कुंभ मेले में आप घूमोगे तो आपको रास्ते में कई सारे टेम्पररी होटल्स या फिर रेस्टोरेंट टाइप भी बनाए गए हैं, तो आप उन सारी जगहों पर भी जाके खा सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको खाना मिल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि मेला है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। बाकी रोड साइड वेंडर से बहुत जा रहे हैं, चाट, फुचका और अलग अलग आइटम्स, कॉर्न, स्वीट कॉर्न, ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको सिंपली खाने के लिए। आपको अफोर्डेबल कॉस्ट में खाना खा लोगे अपने बजट के अकॉर्डिंग। बाकी आपको अगर फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो प्रयागराज सिटी में तो कई सारे फाइन डाइनिंग होटल्स वगैरह हैं, वहाँ पे आप खा सकते हो। और अगर एकदम बिल्कुल बजट में चाहिए तो भंडारे है ही। भंडारे की मैंने भी आपको इस वीडियो में भी दिखाएं और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कई सारे भंडारे दिखाएं कि मतलब नेक्स्ट लेवल n नंबर ऑफ भंडारे चल रहे हैं। अब वो खाने पीने की तो सोचने की बात ही नहीं है। और पानी पीने के लिए हर आपको 20-30 कदम पे आपको कहीं ना कहीं वाटर ATM लगे हुए दिख जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट की ओर से भी लगवाए गए हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा भी लगवाए गए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट RO वाटर आपको वहाँ मिलेगा, तो आपको पानी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली एक वाटर बॉटल अपने साथ कैरी कीजिए, जहाँ भी आपको पानी दिखे भर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट मज़े से कुंभ घूमिए। तो लास्ट आधे घंटे से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी भागा दौड़ी मच चुकी थी। मैं पहुंचा प्रयागराज जंक्शन, वहाँ पूछताछ पर कि सर कोई नई ट्रेन भी चलाई गई है क्या अयोध्या के लिए। तो उन्होंने बताया कि हाँ चलाई गई है और वो मात्र 20 मिनट में है। और आई वॉज इन शॉक। अब प्रयागराज जंक्शन काफ़ी मतलब अजीब तरीके का बनाया हुआ है। 1-2 नंबर प्लेटफॉर्म उधर बनाया हुआ है और इधर बना करके मतलब 9-10 नंबर, और ट्रेन आती है 9-10 नंबर पे। क्लॉक रूम है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी गया, क्लॉक रूम से सामान उठाया, फिर 9-10 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर बैठा हुआ और थोड़ी देर में शायद ट्रेन आएगी। तो ट्रेन में बैठेंगे और करेंगे अपनी जर्नी को स्टार्ट अयोध्या की। चलिए अब प्रयागराज जंक्शन पर हैं और ट्रेन जर्नी कर रही हैं, तो थोड़ा ट्रेन के बारे में भी जान लेते हैं। बहुत सारे लोग कुंभ में जब आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों का भी प्लान करके आ रहे हैं। कुंभ में स्नान कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि वाराणसी भी एक्सप्लोर कर लें, अयोध्या भी चले जाएँ, चित्रकूट धाम भी चले जाएँ। तो लोग सर्च कर रहे हैं कि कौन कौन से ट्रेन हैं इन सारी जगहों पर। और ट्रेन का कुछ ऐसा सिस्टम है कि कुंभ मेले के टाइम में बहुत सारी स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही हैं, मेमू एक्सप्रेस चलाई जा रही हैं, जिसके बारे में इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है डेटा कि कब कौन से टाइम पे कौन सी ट्रेन चलाई जा रही है। इसके बारे में आपको इंक्वायरी पर जाओगे आप प्लेटफॉर्म पर, तो वही बताएंगे कि इस टाइम में कुछ मतलब एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। जैसे कि मैं ही अपना इंसिडेंट शेयर कर दे रहा हूँ। मैं जा रहा था प्रयागराज से अयोध्या। लगभग ट्रेन की डिस्टेंस जो नॉर्मल ट्रेन कोई भी लेती है वो 5 घंटे की जर्नी होती है नॉर्मल, लेकिन मैं जिस स्पेशल ट्रेन से गया उसको सबसे लो प्रायोरिटी पे रख दिया था। वो 5 घंटे की जर्नी को लगभग 8 साढ़े 8 घंटे में एक्सप्लोर किया।
मतलब आप समझ सकते हो। और भीड़ का तो पूछो मत। बहुत सारे लोग तो मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रयागराज के साथ अलग अलग जगहों का ही प्लान बना करके आते हैं, तो ये पूरा सर्किट में चलती है। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, फिर प्रयागराज, फिर चित्रकूट धाम में कुछ ट्रेन चलाई गई हैं। तो ये सारी ट्रेन मतलब टेम्पररी बेसिस पर चलाई जाती हैं। उसके बारे में आपको इंटरनेट पर डेटा भी नहीं मिलेगा कि कौन सी ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है। मैंने ही खुद सर्च किया था, मैंने सोचा कि प्रयागराज जंक्शन से मुझे प्रयाग जंक्शन जाना पड़ेगा, वहाँ से मुझे ट्रेन मिलेंगी। लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने स्टेशन पर इंक्वायरी वाला जो पोजीशन होता है वहाँ पर मैंने पूछ लिया, तो उन्होंने बताया कि बस आधे घंटे में एक ट्रेन है। तो मैंने ये ट्रेन ले लिया, नहीं तो मुझे प्रयाग जाना पड़ता। और मतलब जो डेटा जो इंटरनेट पर अपलोडेड नहीं ना है, इसके वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। तो ट्रेन का कुछ वैसा है। ट्रेन का सिचुएशन मैंने बता दिया कि ट्रेन आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कौन कौन सी स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। साथ ही साथ भीड़ इतना रहने वाला है। मैं बीइंग अ बॉय, मुझे मतलब सीट मिल जाता, लेकिन मेरे पास कुछ लगेज था, इसलिए मैं मतलब भीड़ में नहीं घुसा और थोड़ा लेट से चढ़ा, इसलिए मुझे सीट नहीं मिला। तो मैं तो जैसे तैसे नीचे में बैठ कर, नीचे में एक पन्नी बिछा करके बैठ कर, लोगों आगे पीछे मतलब खड़े थे, और इसके बीच में एनी हाउ एडजस्ट करके 5 घंटे की जर्नी को 8 घंटे में कंप्लीट करके पहुंचा अयोध्या। चलिए अब थोड़ा ठहरने के बारे में भी जान लेते हैं कि अगर आप कुंभ आ रहे हैं, ट्रेन से आपकी अगली नाइट है, या फिर आप कुंभ में स्टे भी करना चाहते हैं, तो आप किस जगह पर स्टे कर सकते हैं। वैसे तो कुंभ में बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके के स्टे हैं। होटल्स, होम स्टेज, डोम सिटी, टेंट सिटी, और भी कई सारे स्टेज हैं। तो होटल्स तो बहुत कम है, मतलब जो प्रयागराज वाले सिटी वाले एरिया में है, उसी एरिया में आपको होटल्स मिलेंगे जिसका रेट अभी बहुत ज़्यादा सूटअप हो गया है। उसका बुकिंग आप booking.com, मेक माई ट्रिप, ये सब प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। होम स्टेज के बारे में भी आप गूगल मैप पे चेक करके कहीं से कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाए तो उससे बुकिंग कर सकते हो। तीसरा, डोम सिटी, सिर्फ कुंभ में आए हुए मतलब जो वीआईपी जो गेस्ट होते हैं ना, उनके लिए एक डोम सिटी पूरा बनाया गया है, जिसका रेंज मतलब 60,000, 75,000 ऐसे चार्जेज है। तो अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। सिमिलरली टेंट सिटी भी बनाया गया है, जिसमें टेंट्स आप बुक कर सकते हो। टेंट्स में एक डॉर्मेट्री का भी सिस्टम है, उसमें भी बुक कर सकते हो। मैंने पता किया था कुछ टेंट्स में। और साथ ही साथ जब वहाँ बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, उन्होंने भी अपना टेंट्स बना रखा है। तो अगर आप किसी आश्रम से एसोसिएटेड हो, या फिर एसोसिएटेड नहीं भी हो, तब भी आप किसी आश्रम में एंटर करके आप अगर बोलोगे कि मुझे यहाँ पर स्टे करना है, तो वो लोग टेंट्स मतलब अवेलेबल करवा देते हैं। टेंट्स का जो मैंने रेट पूछा था उन लोगों से, उन्होंने बताया कि 16,000 में पूरा एक टेंट बुक हो रहा है। और अगर आप मतलब सिंगल पर्सन हो या फिर 1-2 पर्सन हो, डॉर्मेट्री भी अगर चाहते हो, तो वही टेंट में आपको सिंपली एक गद्दा लगा हुआ मिल जाएगा और वहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। उसका प्राइस 1500 से 1800 रुपये बता रहे थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग, बाकी बार्गेनिंग पे भी आपका डिपेंड करता है। तो ये सारे मतलब स्टे का ऑप्शन हुआ। एक और स्टे है जहाँ पर मैं स्टे क्या करता था, आप किसी भी पंडाल में चले जाओ। बहुत सारे कथा वचन भी वगैरह हो रहा था, बहुत सारे मतलब बाबा लोग का अलग अलग पंडाल बना हुआ था। किसी भी पंडाल में घुस गया था मैं, और सिंपल अपना एक चादर वगैरह ले गया था, अपना स्लीपिंग बैग मेरा था ही, उस स्लीपिंग बैग में ही एंटर करके मैं आराम से सो गया था, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ दिक्कत नहीं हुआ। और इतने सारे लोग थे, ठंडा वंडा भी नहीं लगा, वैसे तो ठंडा भी ख़त्म भी हो रहा है। तो मतलब ये था सस्ता सुविस्ता ऑप्शन। बाकी मैंने महंगे ऑप्शन टेंट सिटी, डोम सिटी, होटल्स, होम स्टेज वगैरह के बारे में भी आपको बता ही दिए। तो जी 5 घंटे की जर्नी को 7 घंटे में कंप्लीट कर और बैठने की जगह ना होने के कारण खड़े मैं पहुंच गया हूं अयोध्या जंक्शन। और इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं पर एंड। कल मैं आपको करवाऊंगा अयोध्या नगरी के दर्शन और रामलीला के भी दर्शन। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर देना। मिलते हैं आपसे कल नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।